वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के लिए, जो जीएस 5 और जीएस 6 आपके ऐड हुए हैं नए सिलेबस में। इसका अगर आप सिलेबस देखेंगे तो इसमें पहला जो पॉइंट है उससे संबंधित हम क्वेश्चंस कर चुके हैं। दूसरा पॉइंट अगर आप सिलेबस का देखेंगे जीएस 5 का, तो उससे संबंधित हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो हमारा प्रयास है कि जितने भी सिलेबस के पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट से 3, 4, 5 के लगभग क्वेश्चंस हम एटलीस्ट डिस्कस करें। तो इस तरह से आपका जीएस 5 और 6 का सिलेबस कंप्लीट कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो हमने जीएस 5 से ही शुरू किया है। ये हम पॉइंट 1 के 5 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं, हम पॉइंट 2 में आ गए हैं। और पॉइंट 2 का आज क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि ये हमारी जो सीरीज है ये बाइलिंगुअल है। आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप हमारे पेड कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओ, एआरओ, बीईओ, सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनको ज्वाइन कर इनका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एचसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं एंड इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड पॉइंट है सिलेबस का, वो क्या है। वो है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। देखिए, आर्किटेक्चर की यहाँ भी बात आएगी तो हमने एक क्वेश्चन पॉइंट 1 में भी डिस्कस किया था उत्तर प्रदेश का आर्किटेक्चर। वो आप इस पॉइंट पे भी लिख सकते हैं, इस पॉइंट का भी आपका हिस्सा हो सकता है और पॉइंट 1 का भी हिस्सा हो सकता है। फिलहाल जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आर्किटेक्चर ऑफ ताजमहल। देखिए, आर्किटेक्चर की बात आएगी तो जो भी उत्तर प्रदेश के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उनके आर्किटेक्चर से संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और ताजमहल से ज्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं। हम अपने इंट्रोडक्शन में क्या बता सकते हैं, थोड़ा सा हम बताएंगे कि ताजमहल के महत्व के बारे में बताएंगे कि ये किस तरीके से जाना जाता है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसमें कौन सी चीजें, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, बेसिकली वो लिख सकते हैं। जैसे कि हम स्टार्टिंग में लिखेंगे कि जो आगरा का ताजमहल है ये रिप्रेजेंट करता है मुगल आर्किटेक्चर का की पराकाष्ठा को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा उच्च इसमें आर्किटेक्चर बनाया गया है, यानी कि बहुत ज्यादा अच्छा आर्किटेक्चर देखा गया है, जो कि मुगल जो आर्किटेक्चर था उसका पराकाष्ठा कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें इंडो इस्लामिक और तिमुरिद आर्किटेक्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स देखे जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, ये आपको इंट्रोडक्शन में बताना होगा। उसके बाद आप ये भी बताएंगे कि इसको किसके समय पर बिल्ड किया गया था और इसके चीफ आर्किटेक्ट कौन थे। तो ये शाहजहां के समय पर बिल्ड हुआ था और इसके चीफ आर्किटेक्ट थे उस्ताद अहमद लाहौरी। फिर हम कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, क्या बताएंगे हम कि ये क्यों बिल्ड किया गया था। थोड़े से पॉइंट्स आपको ये सारी डिटेल भी बतानी होगी कि इसको शाहजहां ने बिल्ड किया था अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए की याद में, इसको निर्मित करवाया गया था। और ये 1632 के लगभग शुरुआत हुई थी इसकी, और इसमें लगभग 20,000 से ज्यादा वर्कर्स ने इसमें काम किया है और ये 22 सालों में बनकर तैयार हुआ है लगभग। उसके बाद उसके आपके कुछ पॉइंट जो आपको ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हीं को आपको लिखना है। जैसे कि मकराना मार्बल, आपको पता है मकराना मार्बल का यूज हुआ था ताजमहल के निर्माण में, और ये कहाँ से लाए गए थे, राजस्थान से लाए गए थे। इसके साथ में यहाँ पर बहुत सारे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस जेमस्टोन्स को भी यूज किया गया है, इसके डिजाइन में शामिल किया गया है। फिर क्या बताएंगे, अब हम थोड़ा सा आर्किटेक्चर को डिटेल से और डिस्कस करेंगे। हम बताएंगे कि इसमें 5 इसके प्रिंसिपल एलिमेंट्स हैं, यानी कि इसमें इसके परिसर में 5 प्रमुख तत्व हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, एक मुख्य
प्रवेश द्वार है, उसके बाद उद्यान है, फिर मस्जिद है, फिर जवाब है। जवाब क्या है? ये बेसिकली जवाब लिखेंगे इसको, जवाब। ये मस्जिद को प्रतिबिंबित करने वाली एक इमारत है, उसको कहा जाता है। और उसके बाद मकबरा है और इसके चारों ओर मीनारें बनी हुई हैं। अगर आपने ताजमहल को देखा है तो आप एक तरीके से उसको इमेजिन करके उसके पॉइंट्स लिखने का प्रयास कीजिएगा, अदरवाइज ये रटना थोड़ा टफ हो जाता है। फिर हम देखते हैं जो यहाँ का मकबरा है, ये एक चौड़े चबूतरे पर बना हुआ है और जो वो चबूतरा है ये 23 फीट ऊंचा है। ठीक है, और इसके बीच में हम देखते हैं कि संगमरमर से निर्मित मकबरा बना हुआ है और इसके चार लगभग एक जैसे अग्रभाग भी हमें दिखाई देते हैं। फिर हम बताएंगे कि यहाँ जो मकबरा बना हुआ है, यहाँ के मकबरे के जो बाहरी हिस्सा है इसमें हमें कैलीग्राफी दिखाई देती है। कैलीग्राफी यानी कि सुंदर हैंडराइटिंग में हमको दिखाई देता है कि कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। ये सारे पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे क्योंकि आर्किटेक्चर के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल से बताना होगा। फिर हम क्या बताएंगे, यहाँ का जो आंतरिक कक्ष है यानी कि जो इनर चैम्बर है उसके बारे में बताएंगे कि ये एक अष्टकोण के आकार में है जिसमें जाली की सीमा है और कब्रों पर उत्कीर्ण कुरान के भी हमें उद्धरण देखने को मिलते हैं। साथ में बेल, फूल और फलों जैसे हमें सजावटी डिजाइन भी दिखती है इनकी, जिन्हें विभिन्न प्रकार के कीमती पत्थरों से सजाया गया है। उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ के जो चबूतरे हैं इनके चारों कोनों पर मीनारें हैं जिस पर मकबरा जो है वो खड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और बताएंगे कि जो सफेद संगमरमर है इसका मकबरा एक बगीचे में स्थित है जो दीवारों के भीतर ज्यामितीय ग्रिड की एक श्रृंखला के साथ निर्मित एक बड़े परिसर का हिस्सा है। ठीक है, तो देखिए ऐसी चीजें रखने में थोड़ी कठिन होती हैं, लेकिन अगर आपने ताजमहल को देखा होगा तो आप इनको इजिली इमेजिन कर कर पॉइंट्स को याद भी कर पाएंगे और लिख भी पाएंगे। और मकबरे के दक्षिण में हम देखते हैं कि उद्यान है जो जल मार्गों द्वारा चतुष्कोणों में विभाजित है, यानी कि चार हमें ऐसे वहां पर गार्डन जैसे दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से हमने पूरा जो आर्किटेक्चर था इसके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने डिस्कस कर लिए और उनको हमें मेंशन करना होगा। और एंड में हम इसको कंक्लूड कैसे कर सकते हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि आगरा में यमुना नदी के तट पर ये जो स्थित ताजमहल है ये स्थापत्य वैभव का प्रतीक है, यानी कि एपिटोम ऑफ आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर। और आपको पता है आप ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल है। इस तरह से भी आप अपने कंक्लूजन में पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है इसके साथ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस मेंस में जो दो नए सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं, GS5 और GS6, उन्हीं से संबंधित ये सीरीज चल रही है। हमारा प्रयास है कि जो सिलेबस है इसका, उन सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनसे संबंधित हम कुछ 4-5 प्रश्न सबसे डिस्कस करते हुए चलें ताकि आपका सिलेबस आसानी से कंप्लीट हो सके और आपको आइडिया भी लग सके कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। तो GS5 से हमने शुरू किया है और इसका जो पॉइंट 1 है सिलेबस का, उससे संबंधित हम क्वेश्चंस देख चुके हैं। फिलहाल हम पॉइंट 2 पर चल रहे हैं और इसी से संबंधित आज हम क्वेश्चन देखेंगे। और ये हमारी सीरीज बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं और यूपी पीसीएस के एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबी, वो सभी के लिए क्रैश कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। आप इनको ज्वाइन कर आसानी से सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। और साथ में यूकेपीएससी, एचसीएस और बीपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनसे संबंधित अधिक जानकारी आपको गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन। जो हमारा दूसरा पॉइंट है सिलेबस का वो है आर्किटेक्चर, देयर सिग्निफिकेंस एंड मेंटेनेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव एंड आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। तो इसी से संबंधित आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन स्टेट आर्काइव्स ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के राज्य अभिलेखागार
पर एक टिप्पणी लिखिए। तो देखिए अभिलेखागार यानी कि आर्काइव्स होता क्या है, ये बेसिकली तो ये कलेक्शन होता है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और उनके रिकॉर्ड्स का कलेक्शन को ही आर्काइव कहते हैं। तो यूपी में जो स्टेट आर्काइव्स है उसके बारे में हमको बताना है। तो शुरुआत में हम बताएंगे कि ये जो यूपी स्टेट आर्काइव्स है इसकी हिस्ट्री क्या रही है, ये कैसे एस्टैब्लिश हुआ। उसके बाद आगे चलकर मेन बॉडी में हम इसके फंक्शंस, इसके क्या क्या काम है वो सब भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जो उत्तर प्रदेश में राज्य अभिलेखाकार है ये एक कार्यालय है, यानी कि ये एक ऑफिस है, कार्यालय है जो संस्कृति विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन ये कार्य करता है। और इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, डायरेक्टर ऑफ आर्काइव्स यानी कि अभिलेखाकार के जो निदेशक होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्ष 1922 में हम देखते हैं कि दिल्ली में एक आयोजित हुई थी भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग की चौथे सत्र हुआ था। और इसमें उत्तर प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करने के ऑब्जेक्टिव के साथ, के उद्देश्य के साथ हम देखते हैं कि केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय स्थापित करने के लिए एक संकल्प के द्वारा आग्रह किया गया था। तो बेसिकली 1922 में जब चौथा क्या हुआ था, जब चौथा यहाँ पर हमको सत्र देखने को मिलता है भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग का, तो उसमें कहा गया था, उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि उत्तर प्रदेश राज्य में ऐतिहासिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रिकॉर्ड कार्यालय स्थापित किया जाना चाहिए। इससे संबंधित एक संकल्प का आग्रह किया गया था। तो यहाँ से शुरुआत होती है। उसके बाद हम देखते हैं आगे चलकर इसी के परिणाम स्वरूप 1949 में प्रयागराज में एक केंद्रीय अभिलेख कार्यालय की स्थापना हुई, यानी कि सेंट्रल रिकॉर्ड ऑफिस की स्थापना हुई, ताकि जो भी ऐतिहासिक अनुसंधान के उद्देश्य से ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख हैं इनको एक केंद्रीय स्थान पर रखा जा सके। फिर हम देखते हैं कि ये जो कार्यालय है ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के अधीन था, लेकिन आगे चलकर 1958 में इसे इंडोलॉजी और संस्कृति के नवनिर्मित विभाग था उसमें कर दिया गया। और फिर बाद में इसको क्या किया गया, सांस्कृतिक मामलों और वैज्ञानिक अनुसंधान विभाग के रूप में और रख दिया गया। और आगे चलकर फिर से इसमें परिवर्तन आया और मई 1975 में सांस्कृतिक मामले के विभाग के रूप में फिर से इसको रीइंस्टेट किया गया, फिर से तैयार किया गया और इसको इसके अंतर्गत ला दिया गया था। लेकिन वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है, वर्तमान में ये जो इसका कार्यालय संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक नियंत्रण में है। तो ये थोड़ा सा हिस्ट्री थी, आप एक बार देख लीजिएगा कौन से ईयर में इसको कौन से विभाग में रखा गया। उसके बाद अब हम इसके फंक्शंस देखेंगे कि इसका कार्य क्या है। सबसे पहले क्या कार्य है, उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक कार्यालयों में जो भी अभिलेख हैं उनका सर्वेक्षण करना, उनका सर्वे करना और प्रत्येक कार्यालय में जो भी ऐतिहासिक रुचि के अभिलेख हैं उनको वर्गीकृत, उनकी सूची तैयार करना, एक लिस्ट तैयार करना और जो राज्य अभिलेखागार में फिर वो हस्तांतरित कर दी जाती है, ट्रांसफर करने के योग्य हैं तो उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। फिर हम देखते हैं कि जो भी अभिलेख हैं इनके संरक्षण के संबंध में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको सलाह दी जाती है और जहां पर भी असंतोषजनक व्यवस्था वाले जो मामले हैं इनकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाती है। आगे देखते हैं, फिर हम देखते हैं विभिन्न कार्यालयों से अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार में ट्रांसफर करने की जो व्यवस्था है वो भी यही करता है। और विशेष रूप से ऐसे मामले जहां पर जो अभिलेख है इनकी उपेक्षा से उनके नष्ट होने का खतरा है, यानी कि उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, तो इसलिए इनको ट्रांसफर करने का भी जिम्मेदारी इसी के पास है। इसके अलावा सार्वजनिक कार्यालयों में अभिलेखों के लिए छटाई अनुसूची के पुनरीक्षण का सुझाव देना, यानी कि कौन कौन सी जिनकी भी जरूरत नहीं है उनकी छटाई से संबंधित भी ये अनुसूचियों में हेल्प करते हैं, उनमें भी सजेशंस देते हैं। बाद में हम देखते हैं कि अनुसंधान विद्वानों के लिए जो भी ऐतिहासिक रुचि के अभिलेख होते हैं उनकी भी सूची और चयन भी ये प्रकाशित करता है। तो ये सारे इसके काम है। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत होगी यहाँ पर। आगे और देख लेते हैं। फिर है कि राज्य अभिलेखागार जो है इनके साथ साथ विभागीय, मंडल और जिला कार्यालयों में भी जो अभिलेख होते हैं उनको भी बनाए रखना कार्य है इसका, इनको भी प्रॉपर्ली मेंटेन करें। और ये सरकार को भी इस संबंध में सलाह देंगे कि जनता को अभिलेखों को तक कितनी पहुंच दी जानी चाहिए। ठीक है, इसके संबंध में भी ये सलाह देते हैं सरकार को। आगे क्या है, ये गैर सरकारी निकाय जो होते हैं जैसे कि विश्वविद्यालय और राज्य में जो संस्थानों को ऐतिहासिक महत्व के अभिलेख और उनके अंतर्गत अन्य
मूल्यवान जो पांडुलिपियां होती हैं इनके संरक्षण के विषय में भी सलाह देते हैं ये सरकार को। ठीक है, तो ये सारे इनके काम होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भी हमारी दस्तावेजी संस्कृति है, यानी कि जो भी हमारी डॉक्यूमेंट्री कल्चरल हेरिटेज है, इसका संभालने का, इसको अच्छे से रखने का कार्य कौन करता है? ये हमारा स्टेट आर्काइव्स। ठीक है, हमारी दस्तावेजी संस्कृति विरासत में जो राष्ट्रीय गौरव की भावना है, इसका विस्तार करने में काफी सहायक भूमिका निभाता है और साथ में भावी पीढ़ी के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित भी करता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप मदद और सहायक में एक हटा लीजिएगा, विस्तार करने में सहायक है और भावी पीढ़ी के लिए इसके संरक्षण को सुनिश्चित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। इस तरह से हमारा कंक्लूजन हो जाएगा और हम सारी चीजें इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है। GS 5 के पॉइंट्स को हम कवर कर रहे हैं पहले, उसके बाद GS 6 के पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो सिलेबस के पॉइंट्स के हिसाब से हम चल रहे हैं। अगर आपके पास सिलेबस हो तो आप देखेंगे कि हम पॉइंट 2 को आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें लिखा क्या हुआ है, आर्किटेक्चर, उसका सिग्निफिकेंस, मेंटेबिलिटी, म्यूजियम, आर्काइव और आर्कियोलॉजी ऑफ यूपी। अर्थात इसको हिंदी में अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उसकी महत्ता एवं रखरखाव, संग्रहालय, अभिलेखाकार एवं पुरातत्व से संबंधित इस पॉइंट में चीजें दी हुई हैं और उन्हीं से संबंधित आज हम एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबी, ईओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको ज्वाइन कर आप अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। और इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि चैनल से संबंधित जितने भी अपडेट्स हों वो आप तक ईजिली आ सकें। तो आइए अब हम देखते हैं। टॉपिक हमने ऑलरेडी देख लिया है। सेकेंड पॉइंट का जो टॉपिक है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला, उनका महत्व और रखरखाव, संग्रहालय, पुरालेख और पुरातत्व। तो इसी से एक क्वेश्चन बनकर आता है, राइट अ नोट ऑन द म्यूजियम्स ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि उत्तर प्रदेश के जो संग्रहालय हैं उन पर एक टिप्पणी लिखनी है। तो संग्रहालय मतलब क्या होता है? बेसिक सी चीज है। संग्रहालय जहां पर चीजों का संग्रह है, वो कौन सी चीजें होंगी जिनका संग्रह किया जाएगा, तो ये भी देख लेते हैं। तो जो भी पुरानी चीजें होंगी, जो भी रिसर्च की गई है जिन पर, जो भी ऐसी चीजें होंगी जो हमारे हेरिटेज को बिलोंग करती हैं, हमारे कल्चर का प्रदर्शन करती हैं, तो उन सारी संबंधित चीजों से म्यूजियम्स का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी म्यूजियम गए होंगे तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि म्यूजियम बेसिकली होता क्या है, जिसमें हम चीज़ों का बेसिकली संग्रह करते हैं, जो बहुत ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट, हमारे कल्चर के लिए, हमारे हेरिटेज के लिए या किसी भी अलग महत्व के लिए, हमारी सोसाइटी का अगर वो प्रदर्शन करती हैं तो उनका महत्व रहता है। इसीलिए हम उनको संग्रह करके एक जगह पर रखते हैं जो संग्रहालय कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में भी ऐसे कई सारे संग्रहालय हैं जहाँ पर ऐसी चीज़ों को रखा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमारा इंट्रोडक्शन क्या होगा, हम बताएंगे कि जो उत्तर प्रदेश है हमारा, ये काफ़ी ज़्यादा इसमें विविधता देखी गई है और इसमें हमें अनेक संग्रहालय देखने को मिलते हैं जो राज्य की जो समृद्ध विरासत रही है उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, कलाकृतियों के माध्यम से शिल्पकारों के कौशल को भी दर्शाते हैं। अब कोई भी अगर उस समय पुराने ज़माने की आप कोई भी चीज़ आज संग्रहालय में रखी हुई देखते हैं तो उस समय के लोग कितने ज़्यादा उन सारी चीज़ों को बनाने में सक्षम थे, ये हमें पता चलता है कि उस समय पर आर्ट एंड क्राफ्ट का क्या लेवल था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा। एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। द डाइवर्स लैंड ऑफ उत्तर प्रदेश हैज सम म्यूजियम्स दैट गिव एन इंसाइट इनटू द रिच हेरिटेज। हमारा जो रिच हेरिटेज है स्टेट का, उसको रिफ्लेक्ट करता है और साथ में क्या रिफ्लेक्ट करता है, जो उस समय के क्राफ्ट्समैन थे उनके स्किल्स को भी रिफ्लेक्ट करता है। इस तरह से एक हमारा इंट्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है, फिर देखते हैं। देखिए, अगर आपको लग रहा हो कि आप इससे कुछ और लिखना चाहते हैं तो आप चाहे
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे, आप अपना जो इंट्रोडक्शन लिखना चाहें उसको आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगी कि उसमें रिप्लाई कर सकूं। उसके बाद अब हमको इसमें पूछा है क्वेश्चन में नोट लिखना है, तो इसका मतलब हम पूरी डिटेल में जाएंगे उत्तर प्रदेश में जो संग्रहालय है उन पर। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि पूरे उत्तर प्रदेश में फैले कई संग्रहालयों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है। बहुत सारे संग्रहालय हैं, अगर हम देखें तो लगभग 14 राज्य संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में। ये आपने यूपी जीके में भी पढ़ा होगा, 14 राज्य संग्रहालय हैं। और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा हो जाता है हमारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ का। ठीक है, जो लखनऊ का राज्य संग्रहालय है सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। ये संग्रहालय जो है ये राज्य के सबसे पुराने और सबसे बड़ा जो बहुउद्देशीय संग्रहालय है उनमें से है, जिसमें सैकड़ों पुरावशेष और अन्य प्रदर्शनी हमें दिखाई देती हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तो इसमें सबसे ज़्यादा हमें चीज़ें दिखाई देती हैं। इसमें कला और पुरातत्व, चित्रकला, पांडुलिपियाँ, मुद्रा शास्त्र, नृविज्ञान, ये सारी चीज़ें, यानी कि आर्ट, आर्कियोलॉजी, पेंटिंग्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स, न्यूमिस्मैटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, इन सबसे संबंधित कोई ना कोई हमको चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा राजकीय संग्रहालय में बीते युग की कांस्य कलाकृतियों के भी हमको कुछ उदाहरण दिखाई पड़ते हैं, यानी कि जो ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स है। देखिए, नॉर्मल अगर आप कोई भी म्यूजियम गए होंगे, आपने कोई भी चीज़ देखी होगी, कहीं के भी म्यूजियम गए होंगे, तो उससे आप रिलेट कर पा रहे होंगे आपको कैसे लिखना है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं दूसरे पॉइंट में। तो अब जितने भी प्रदेश में म्यूजियम्स हैं बड़े बड़े, उनका आपको थोड़ा सा विवरण देना पड़ेगा। तो उसमें उसके बाद आप क्या बताएंगे, वाराणसी में भारत कला भवन संग्रहालय है। ये सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ मौर्य, शुंग, गुप्त जैसे जितने भी डायनेस्टीज रही हैं, इनसे संबंधित जो आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, जो वेपन्स यूज करते थे, जो वस्तुओं का प्रयोग करते थे, उनका हमें यहाँ पर प्रदर्शन दिखाई देता है भारत कला भवन म्यूजियम में। उसके बाद हम बताएंगे एक इलाहाबाद में म्यूजियम है। इसे उत्तर प्रदेश के सभी संग्रहालय और दीर्घाओं में सबसे समृद्ध माना जाता है। यहाँ पर क्या हमें दिखाई देता है, ये प्राग ऐतिहासिक काल के संग्रह को प्रदर्शित करता है। इसमें हमको अति सुंदर मूर्तियां, दुर्लभ पांडुलिपियां, सोने के सिक्के और नक्काशीदार स्तंभ और सदियों पुरानी जो टेराकोटा की वस्तुएं होती थी, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो थोड़ा थोड़ा आपको रटना पड़ेगा कि कौन सा म्यूजियम कहाँ पर है और कहाँ पर क्या क्या चीज़ें प्रदर्शित हुई हैं, लेकिन आई थिंक इतना टफ नहीं होगा। उसके बाद हम देखते हैं आनंद भवन। आनंद भवन भी कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और ये एंसेस्ट्रल होम है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यानी कि उनका पैतृक घर है और इसको अब एक संग्रहालय के रूप में बना दिया गया है। और यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, नेहरू परिवार की यादगार वस्तुएं यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। फिर हम देखते हैं गौतम बुद्ध के युग को हम सारनाथ के पुरातत्व संग्रहालय द्वारा प्रदर्शित देखते हैं, यानी कि जो सारनाथ में एक संग्रहालय है उसमें हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध के समय की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। और ये एक प्रसिद्ध संग्रहालयों में से है उत्तर प्रदेश के। और इसमें हमें कई मूर्तियां और कांस्य के साथ बौद्ध धर्म से संबंधित कलाकृतियां और अन्य चीजें भी यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं, यहाँ पर हमें प्रदर्शित की गई हैं ये सारी चीजें भी। उसके बाद फिर हम देखते हैं एक गवर्नमेंट म्यूजियम है मथुरा में, यानी कि राजकीय संग्रहालय है मथुरा में। ये 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईस्वी की जो मथुरा शैली की मूर्तियां थी, उनमें सबसे समृद्ध और सबसे ज्वलंत उनका संग्रह है। यानी कि अगर आपने पढ़ा हो हिस्ट्री में, आपको याद कर पा रहे हो, तो 2 स्टाइल्स ऑफ मूर्तियां दिखाई पड़ती हैं, एक मथुरा और एक गांधार स्टाइल। ठीक है, तो जो मथुरा स्टाइल था ये इंडिजिनस था, यानी कि ये भारत में ही डेवलप हुआ। वहीं पर जो गांधार था, इस पे हमको बाहरी प्रभाव दिखाई पड़ता है। तो ये जो मथुरा स्टाइल की मूर्तियां थी, ये हमको मथुरा स्थित जो राजकीय संग्रहालय है उसमें दिखाई पड़ती हैं। उसके बाद हम क्या बताएंगे, फिर हम बताएंगे झांसी किले में स्थित है एक झांसी संग्रहालय, और झांसी के इतिहास और विरासत के बारे में हमको यहाँ से जानकारी मिलती है। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति पर भी प्रकाश डालता है। तो झांसी कहाँ पर पड़ता है, बुंदेलखंड वाले रीजन में पड़ता है, तो वहीं की संस्कृति के बारे में हमको इस संग्रहालय से पता चलता है। यहाँ पर हमको चंदेल वंश के हथियार, मूर्ति, पोशाक और तस्वीरें सारी दिखाई पड़ती हैं। इसके अलावा झांसी संग्रहालय में कई टेराकोटा संरचनाएं भी दिखाई देती हैं, कांस्य मूर्तियां, पांडुलिपियां, पेंटिंग और सिक्के भी यहाँ पर सब हमको संग्रहालय में दिखाई देते हैं। उसके बाद
देखिए, अब बहुत सारे संग्रहालय हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो मेजर हैं उनको आपको डिस्कस करना पड़ेगा और आपको बाकी देखना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से हम लोगों को कुछ पॉइंट्स और ऐड करने होंगे। अगर आपसे म्यूजियम्स के लिए पूछा गया है तो आपके पास एक पेज में आपके पास होना चाहिए कि म्यूजियम और संग्रहालय हेडिंग डालकर अगर आपसे इससे रिलेटेड प्रश्न आता है तो आपके पास सारे पॉइंट्स लिखे होने चाहिए उत्तर प्रदेश के संग्रहालय से संबंधित। कुछ पॉइंट्स जो यहाँ पर मेंशन नहीं है उनमें से ये हो सकता है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 14 राज्य संग्रहालय हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया। और सबसे पुराना जो राजकीय संग्रहालय है वो कहाँ पर है, वो है लखनऊ में। ये कब बना था लखनऊ वाला? ये लखनऊ वाला बना था 1863 में। ठीक है, बाकी इतनी ज़्यादा फैक्चुअल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन तब भी हमें थोड़े से फैक्ट्स ऐड करने पड़ सकते हैं, इसलिए याद रखिएगा। उसके बाद राजकीय बौद्ध संग्रहालय जो हैं वो हमको कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ते हैं? गोरखपुर में, कुशीनगर में और पिपरवा सिद्धार्थनगर में। इसके साथ ही एक राजकीय जैन संग्रहालय भी है। तो राजकीय जो जैन संग्रहालय है वो कहाँ पर दिखाई पड़ता है हमको? वो पड़ता है मथुरा में है लोकेटेड। ठीक है, इसके साथ कुछ और पॉइंट्स हैं, जैसे कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय है एक, वो कहाँ पर है? वो है हमारा लखनऊ में। और भारत कला भवन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वाराणसी में है। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है कौशाम्बी में। ठीक है, तो ये कौशाम्बी में तीर्थ स्थल है और यहीं पर एक संग्रहालय भी हमको दिखाई पड़ता है। तो ये थोड़े पॉइंट्स हैं, इनको याद रखिएगा। बाकी हम ऐसे देख सकते हैं, फिर हम क्या लिखेंगे, उत्तर प्रदेश के जितने भी शहर हैं इनके अलावा, उपरोक्त जो शहर हमने मेंशन किए हैं इनके अलावा फैजाबाद, जौनपुर, गोरखपुर जैसे अन्य स्थानों में भी संग्रहालय हमको दिखाई पड़ते हैं। ये संग्रहालय की भूमि की समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। ये जो स्थित संग्रहालय हैं ये भी भूमि की जो समृद्ध विरासत रही है, रिच हेरिटेज है, उसको दर्शाते हैं। उसके बाद कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के संग्रहालय अत्यधिक महत्व रखते हैं और एक बहुत अच्छे निक्षेपागार हैं जो अतीत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का अवसर प्रदान करते हैं। एक बार इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश के जो म्यूजियम्स हैं ये होल्ड करते हैं इमेंस इंपॉर्टेंस and are a very good depository that give an opportunity to have an insight into the past। अब आप क्या लिख सकते हैं कंक्लूजन में? कंक्लूजन में यही लिख सकते हैं कि ये जो है बहुत अच्छा, हमें जो भी पुराने ज़माने की, जो भी पुराने समय की चीज़ें हैं उनका बहुत ही अच्छे यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं डिपॉजिट्स, और ये हमारे रिच हेरिटेज को बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो उसी को ही एक अच्छी भाषा में आपका ये कंक्लूजन आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आपने इससे काफ़ी सारे पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे, ताकि इससे संबंधित यदि कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए, ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये हमारी सीरीज चल रही है यूपी पीसीएस मेंस के जीएस 5 को लेकर हम क्वेश्चंस कर रहे हैं पॉइंट वाइज। तो ये हम आज पॉइंट 3 के क्वेश्चंस करेंगे। पॉइंट 1 और 2 हमने देख लिए हैं। पॉइंट 3 क्या है हमारे सिलेबस का वो अभी हम पहले देखेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो हमारी सीरीज़ है ये बाइलिंगुअल है। अगर आप इंग्लिश मीडियम या हिंदी किसी भी मीडियम के हो इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड आप हमारे पेड ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि पीसीएस, आरओए, आरओबीओ, इन सभी के लिए पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसके साथ ही यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस के लिए भी कोर्सेज अवेलेबल हैं, जिनको ज्वाइन कर आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है या इनसे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इन गिवन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फ्री टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको टाइमली अवेलेबल होंगे। तो जो पॉइंट 3 है हमारा वो है क्या एग्जैक्टली? पॉइंट 3 है कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में 1857 से पहले एवं बाद में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या रहा है। देखिए, अगर आप ये GS 5 के कुछ पॉइंट्स देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यूपी की हिस्ट्री से संबंधित जो पॉइंट्स हैं वो हमको इसमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि पहला जो पॉइंट आ जाता है वो क्या आ जाता है? वो आ जाता है हिस्ट्री कल्चर, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर, एंशियंट सिटीज़ यूपी की। उसके बाद आर्किटेक्चर और आर्कियोलॉजिकल वाले पॉइंट आ जाते हैं। और फिर हम इसमें तीसरा पॉइंट क्या है?
यूपी का कंट्रीब्यूशन 1857 की स्ट्रगल से पहले और बाद में। और चौथा पॉइंट है एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स और पर्सनालिटीज जो यूपी की रही हैं। तो जो भी हिस्ट्री वाला पार्ट है यूपी का वो हमें इसमें दिखाई पड़ता है, इसीलिए कुछ कुछ पॉइंट्स में आपके जो टॉपिक्स होंगे वो ओवरलैपिंग होंगे। ठीक है, तो आई होप आप इतने समझदार हैं, आप ये समझ गए होंगे। जैसे कि जीएस 1 में कुछ कुछ चीज़ें हमें ओवरलैपिंग दिखाई देती हैं, हिस्ट्री वाला मतलब पूरा पोर्शन कवर करना है, उसी प्रकार यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं। तो जैसे अगर हम ये क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपका जो हम पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 वाला, उसके अंतर्गत भी सम्मिलित हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर आपको करना क्या है, यूपी की पूरी हिस्ट्री हमको पढ़नी है। वो किसी भी पॉइंट में आए ये मैटर नहीं करता, बस मैंने आपको बता दिया कि कुछ पॉइंट्स जैसे ओवरलैपिंग है। तो आइए अब हम जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कहा गया है डिस्कस द रोल ऑफ उत्तर प्रदेश इन द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी कि असहयोग आंदोलन में हमें उत्तर प्रदेश की भूमिका पर चर्चा करना है। ठीक है, तो अब आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या है पता है ना? नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। ये गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पहला मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों ने भागीदारी ली थी। उन्होंने 3 मास मूवमेंट चलाए थे गांधी जी ने बेसिकली। पहला था एनसीएम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा था सीडीएम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और तीसरा था क्यूआईएम यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट। ये 3 मास मूवमेंट्स थे। तो अब हमको पहले वाला जो मूवमेंट है इसमें बताना है कि उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका थी। तो सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए एनसीएम के बारे में। अगर पता है तो थोड़ा शायद हम इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पता है तो पहले उसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर मैं उसमें नहीं जा रही हूँ ज़्यादा, थोड़ा सा बस बताती हुई चलूंगी। ये 1920 से 22 के बीच में चलाई गई थी मूवमेंट, गांधी जी ने लॉन्च किया था, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब इंट्रोडक्शन में हम क्या लिख सकते हैं, हम इंट्रोडक्शन में आप थोड़ा सा एनसीएम के बारे में ही इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि एनसीएम क्या थी, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। तो इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि ये जो एनसीएम यानी कि असहयोग आंदोलन था, ईयर ज़रूर मेंशन कीजिएगा। यदि कोई भी मूवमेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट पूछा जाता है तो हमें उसका ईयर ज़रूर बताना चाहिए। इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका महत्वपूर्ण रही है और ये गांधी का पहला जन आंदोलन था जिसमें स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इस तरह से हमारा ये इंट्रोडक्शन हो जाएगा। मेन बॉडी में अब हमको मेन बॉडी में पूरा उत्तर प्रदेश का इसमें भूमिका बतानी है। इसीलिए कई बार हमारे पास जब पॉइंट्स नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम पूरा एनसीएम को एक्सप्लेन करने लगते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन पर ध्यान देना है और हमें क्या करना है, उत्तर प्रदेश फोकस्ड पॉइंट्स को ही डिस्कस करना है। ये नहीं है कि आप कोई भी पॉइंट्स बता दें। ठीक है, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है तो फिर ठीक है, अदरवाइज फोकस कीजिएगा कि उत्तर प्रदेश से संबंधित पॉइंट्स ही डिस्कस किए जाएं। तो हमने क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में क्वेश्चन के बता दिया आंसर के कि उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। अब महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश ने कैसे निभाई, क्या किया उत्तर प्रदेश ने ऐसा, तो कांग्रेस की जो प्रांतीय अधिवेशन थे ये अक्टूबर 1920 में हम देखते हैं मुरादाबाद में हुए थे और इसकी अध्यक्षता भगवान दास के द्वारा की गई थी। और यहीं पर हम देखते हैं कि गांधी जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया था और फाइनली इसको जो एनुअल सेशन होता था उसमें स्वीकार किया गया, लेकिन जो प्रोविंशियल सेशन होते थे कांग्रेस के वो एक हुआ था मुरादाबाद में अक्टूबर 1920 में, और इसको उसमें इस प्रपोजल को पहले स्वीकार कर लिया गया था और बाद में आगे चलकर दिसंबर 1920 में नागपुर में हुआ था सेशन, वहां पर इसको बहुमत से पारित किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप चाहें तो इनको पॉइंट्स में लिख सकते हैं या पैराग्राफ में लिख सकते हैं, वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से होगा। यहाँ पर आपको ये थोड़ा पैराग्राफ में मिलेगा तो उसमें परेशान मत होइएगा, आपको यहाँ पर आंसर लिखना सीखना है। बाकी आप जैसे भी लिखना चाहें, पॉइंट्स और पैराग्राफ का मिक्सचर, सबसे अच्छा आंसर वही होता है जब आप पॉइंट्स और पैराग्राफ को मिक्स करके लिखें। ठीक है, तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो देख लीजिएगा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, इस आंदोलन के दौरान हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू, सीआर दास, राजेंद्र प्रसाद जैसे कई सारे जो वकील थे इन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी थी ये। और उसके बाद हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स भी थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और कई सारे लोगों ने गवर्नमेंट जॉब से रिजाइन कर दिया था। तो ऐसा उत्तर प्रदेश में भी कई सारे लोगों ने किया, हमें देखने को मिलता है। तो ये मूवमेंट में जो चीज़ हुई वो उत्तर प्रदेश में भी हमको दिखाई पड़ी। फिर हम देखते हैं कि इसी मूवमेंट के दौरान कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बने। तो उत्तर प्रदेश में हमने क्या देखा कि इस आंदोलन के दौरान शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बनारस में काशी विद्यापीठ, अलीगढ़ में मुस्लिम विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो
अलीगढ़ में ये मुस्लिम विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया स्थापित हुआ था। ये पहले अलीगढ़ में स्थापित हुआ था, बाद में ये दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर हम देखते हैं अक्टूबर 1921 में हजरत मोहानी की अध्यक्षता में आगरा में उत्तर प्रदेश के प्रांतीय अधिवेशन के दौरान ब्रिटिश प्रिंस ऑफ वेल्स के बहिष्कार को सफल बनाने का निर्णय लिया गया। तो एक पहले 1920 में हमने देखा था कि मुरादाबाद में हुई, फिर एक प्रोविंशियल सेशन कहाँ पर हुआ, आगरा में हुआ। इसमें इसकी अध्यक्षता किसने करी, हजरत मोहानी ने करी थी। और इसमें क्या डिसाइड किया गया था कि 1921 में हम देखते हैं प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत में यात्रा होनी थी, तो उसको बाइकआउट करने का जो निर्णय था वो इसी समय पर लिया गया। तो ये भी एक उत्तर प्रदेश में इंपॉर्टेंट चीज हुई। उसके बाद क्या हुआ, देखिए ये मूवमेंट जो है ये खत्म क्यों हुई थी, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि चौरी चौरा एक इंसिडेंट हो गया था, उसके कारण ये मूवमेंट को गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो चौरी चौरा इंसिडेंट कहाँ पर हुआ था, ये गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा, वहीं पर हुआ था। ये 5 फरवरी 1922 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था, जो सत्याग्रही थे इन्होंने पुलिस स्टेशन को जला दिया था, जिसकी वजह से लगभग 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हो गई थी। और इसके पश्चात गांधी जी ने कहा, उनको लगा कि वायलेंस हो रहा है और ये सही नहीं होगा, इसीलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मूवमेंट जो ये था इसमें इसकी शुरुआत में भी और इसके अंत में भी उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस प्रकार हम इसका कंक्लूजन कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश आंदोलन के उत्थान और पतन दोनों का ही साक्षी रहा है और इसलिए इसका पूरे आंदोलन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। राइट, तो ये हमने जो भी वो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं जो भी उत्तर प्रदेश के संबंध में थे। लेकिन मान लीजिए अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में और आपके जो 250 वर्ड्स का कोई आंसर है और आप नहीं कर पा रहे हैं, आपको और पॉइंट्स नहीं याद आ रहे हैं, तो जो भी इस मूवमेंट से संबंधित आपने हिस्ट्री में चीज़ें पढ़ी हैं उनको भी आप इन पॉइंट्स के साथ ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि अगर आपको वर्ड लिमिट आपकी नहीं हो पा रही है और इतने ही पॉइंट्स हैं तो उसको आप बढ़ाने के लिए अपने आंसर को हिस्ट्री में जो आपने इस मूवमेंट से संबंधित पॉइंट्स पढ़े हैं थोड़े थोड़े और उनको बीच बीच में ऐड करके अपनी वर्ड लिमिट को पूरा कर सकते हैं। राइट, ये हमने जो डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ध्यान रखिएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी GS 5 से संबंधित चल रही है जिसमें हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिलेबस के पॉइंट वाइज। और ये हमारी सीरीज़ बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी के भी हों आप इससे बेनिफिट ले सकते हैं। एंड इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप हमारे पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर UP PCS के द्वारा कंडक्ट कराए जा रहे एग्जाम्स जैसे कि PCS, ROA, ROBEO, इन सभी के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में UKPSC, BPSC और HCS जैसे एग्जाम्स के लिए भी आपको कोर्सेज मिल जाएंगे जिनसे लाभ प्राप्त कर सकते हैं आप और अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। और इनसे संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो इन गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो आइए आज हम देखते हैं क्या करेंगे। तो आज हम पॉइंट 3 को कंटिन्यू करेंगे और पॉइंट 3 हमारा क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ यूपी इन प्री एंड पोस्ट 1857 फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। तो इसी से संबंधित एक क्वेश्चन है, थ्रो लाइट ऑन द रिवोल्यूशनरी मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तर प्रदेश में हुए क्रांतिकारी आंदोलन पर हमको प्रकाश डालना है। देखिए, क्रांतिकारी आंदोलन आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हम देखते हैं कि 1897 में होती है जब चापेकर बंधुओं के द्वारा वहाँ पर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में रांड नामक व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि बंगाल में भी होता है, अनुशीलन समिति बनती है और फिर हमको थोड़ा सा पंजाब वाले क्षेत्र में भी दिखाई पड़ता है। तो ये जो है बेसिकली रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो शुरू होती हैं ये 1897 की घटना से शुरू मानी जाती हैं। उसके बाद महाराष्ट्र वाले बॉम्बे वाले क्षेत्र से, बेसिकली नॉट महाराष्ट्र, वहाँ से शुरू होके बंगाल
प्रेसिडेंसी और पंजाब वाले क्षेत्र में भी आती हैं, थोड़े समय तक चलती हैं। फिर हम देखते हैं कि गांधी जी आ जाते हैं 1897 के बाद, थोड़े 1910 तक चलेंगी 19। उसके बाद हम देखते हैं गांधी जी आ जाते हैं मेन सीन में, और उस समय पर गांधी जी के जो मूवमेंट लॉन्च की जाती है उसी में सब लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। लेकिन फिर क्या होता है कि गांधी जी मूवमेंट को, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं। तो जितने भी उस समय पर लोग थे वो फिर से एक बार उनमें भटकाव देखने को मिलता है और वो लोग परेशान हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। तो फिर से हमको एक बार दिखाई देती है रिवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो एक बार यहाँ पर शुरू होती है और दूसरा जो फेज शुरू होता है वो 1922 के बाद, बेसिकली 1920s में हमको दिखाई देता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के पश्चात। तो जब यहाँ पर पहले शुरू हुई, फिर ये दूसरे फेज में शुरू हुई, तो इसी समय पर हमको यूपी में भी दिखाई देगा। तो हमको अगर हिस्ट्री का थोड़ा आइडिया है, हम उसके टॉपिक को अच्छे से जानते हैं, तो हम यूपी के रोल को बेहतर तरीके से लिख पाएंगे। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन में यही बताएंगे कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट रही है उत्तर प्रदेश में, इसकी शुरुआत हमको इनिशियली कहाँ से देखने को मिलती है। इसकी शुरुआत हमको देखने को मिलती है एंटी पार्टीशन मूवमेंट से, बंगाल में, जो 1905 के ऑनवर्ड हुआ था। जो मैंने आपको 1897 वाला एग्जाम्पल बताया, ये हमको स्टार्टिंग पहली घटना दिखाई देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि 1905 में बंगाल का विभाजन की घोषणा की जाती है और उस समय पर सबसे ज़्यादा ये जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो देखने को मिलती हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो ये 1905 के बाद, 1905 के बाद जब बंगाल के विभाजन की बात की थी, तो वहां पर हमको दिखाई देती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हमको रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज 1920 के दशक में दिखाई देती है। ठीक है, तो ये कब दिखाई देंगी हमको उत्तर प्रदेश में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इंक्रीज, और कब स्टार्टिंग हमको दिखाई दी वो हमने मेंशन कर दिया अपने इंट्रोडक्शन में। अब हमको अपने मेन बॉडी पार्ट में हम बताएंगे। देखिए, आपने नाम सुना होगा HRA और HSRA। इससे कौन कौन संबंधित था? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह लोग इसी से संबंधित थे, और इनकी जो स्थापना है वो हमको उत्तर प्रदेश में दिखाई पड़ती है, और दिखाई पड़ता है कि इस समय पर रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज काफी ज्यादा हुई। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के समय पर, यानी कि बंगाल विभाजन के पश्चात, तो वो काफी छुटपुट एक्टिविटीज थी, इतना ज्यादा नहीं था। और 1920s का ही फिर हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको मेजर इंक्रीज दिखाई देती है। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA जो है, ये अक्टूबर 1924 में कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया था। और वो कौन कौन से रिवोल्यूशनरीज थे जिन्होंने इसको स्थापित किया? राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चैटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्र शुक्ला, सचिंद्रनाथ सान्याल, इन सारे लोगों ने मिलकर इसको यहाँ पर स्थापित किया। इसका एम क्या था? इसका उद्देश्य था कि जो औपनिवेशिक शासन है इसको समाप्त करना है, और संयुक्त राज्य भारत यानी कि फेडरल रिपब्लिक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना करनी थी एक सशस्त्र क्रांति के द्वारा, यानी कि एक आर्म्ड रिबेलियन के द्वारा। इनको कॉलोनियल जो रूल था वो समाप्त करना था और इसकी स्थापना करनी थी। तो ये HRA एक मेजर रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था, जो कि यूपी में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया था, स्थापित किया गया था। लेकिन फिर हम देखते हैं एक काकोरी ट्रेन एक्शन। तो ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन है, ये भी HRA के जो लोग थे उनके द्वारा किया गया। देखिए, ये जो काकोरी ट्रेन एक्शन था, इसको बेसिकली रॉबरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नेगेटिवली नहीं लेना है, लेकिन इसके बारे में हमको थोड़ा पता होना चाहिए कि ये एक्शन था क्या बेसिकली। तो इस एसोसिएशन के जो लोग थे उनको पैसों की ज़रूरत थी, तो पैसों की ज़रूरत थी, वेपन्स की ज़रूरत थी, तो इसीलिए उन लोगों ने इस ट्रेन में लूट की थी, ताकि उनको ये सारी चीज़ें प्राप्त हो सकें, जिससे कि वो जो अंग्रेज़ हैं उनका सामना कर सकें। ठीक है, तो ये जो काकोरी जगह है ये कहाँ पर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये जो काकोरी एक विलेज था लखनऊ के पास, ठीक है, तो ये भी यूपी में ही था। तो यहाँ पर ये काकोरी ट्रेन एक्शन हमको देखने को मिलता है 9 अगस्त 1925 को। यहाँ पर ईयर और वो नहीं मेंशन है डेट, तो ये जो इंसिडेंट हुआ था ये 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ठीक है, तो इंसिडेंट कोई भी अगर जैसे हिस्ट्री में आपको लिखना होता है, तो उसका अगर आप डेट और ईयर मेंशन कर दें तो वो अच्छा रहता है, तो ध्यान रखिएगा। इस केस में अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लहरी को फांसी की सजा सुनाई गई थी, और ये एक मेजर सेटबैक था इस ग्रुप के लिए, जो ये लोग इसकी इंपॉर्टेंट मेंबर्स थे। फिर हम क्या देखते हैं
कि ये जो ग्रुप था इसने फिर से अपने आप को रिवॉल्यूशनरी ग्रुप ने रीऑर्गेनाइज किया। और रीऑर्गेनाइज किसके अंतर्गत किया? चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे जो लोग थे उनके अंतर्गत रीऑर्गेनाइज किया गया। और भगवती चरण वोरा भी इसमें और सुखदेव भी प्रमुख नाम थे। ये 1924 में बना था और ये वाला जो दूसरा है वो 1928 में बना था। और इसका नाम क्या कर दिया गया था? इसका नाम कर दिया गया था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, फिर हम बताएंगे HSRA जो था इसने डिसाइड किया था कि लाला लाजपत राय जिनकी मृत्यु हो गई थी, साइमन कमीशन जब भारत आया था 1927 में 1927-28 में, तो इसके विरोध में एजिटेशन हुआ था, प्रोटेस्ट हुआ था, क्योंकि उसमें सभी लोग अंग्रेज थे, कोई भी भारतीय नहीं था। तो इसी में प्रोटेस्ट करते वक्त लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, उनको लाठी मारी गई थी जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी और उनकी मृत्यु हो गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद और उनके कंपेनियंस ने ये डिसाइड किया था कि इनकी जो हत्या की गई थी एक तरह से उसको बदला लिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने सॉन्डर्स नामक जो पुलिस ऑफिसर था उसको गोली मार दी थी। और उसके बाद हम एक इंसिडेंट देखते हैं कि रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली में बॉम्ब भी फेंका था। इन रिवोल्यूशनरीज में कौन कौन प्रमुख थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और इन लोगों ने बॉम्ब जो फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका उद्देश्य क्या था? उसमें लिखा हुआ था, उन्होंने कागज भी फेंके थे, उसमें लिखा हुआ था बहरों को सुनाना। इनका उद्देश्य किसी को चोटिल करना नहीं था, लेकिन केवल अंग्रेजों के जो अंग्रेज एकदम शांति से बैठे हुए थे, शांति इन द सेंस कि उनको कुछ भारतीयों की बात समझ में नहीं आ रही थी, उनकी बात सुनने को तैयार नहीं थे, इसीलिए बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने ये किया था। और इसमें इनको जयदेव कपूर और शिव शर्मा जैसे रिवोल्यूशनरीज ने साथ दिया। देखिए, आपको पता है कि ये आपका यूपी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप सिर्फ भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में नहीं बताएंगे क्योंकि ये लोग यूपी के रिवोल्यूशनरीज नहीं थे। तो इनको जो यूपी के लोगों ने असिस्ट किया उनका नाम भी अगर आप एडिशनली लिखेंगे तो आपका जो आंसर है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। जयदेव कपूर और शिव शर्मा का नाम भी आपको याद रखना है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ये जो एक्टिविटीज थी रिवोल्यूशनरीज की, इसमें फिर से गिरावट देखने को मिलती है। कब गिरावट देखने को मिली? जब भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जैसे जो रिवोल्यूशनरीज थे इनको फांसी की सजा सुना दी गई थी और चंद्रशेखर आजाद ने अपने आप को गोली मार ली थी अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, जब उनका पुलिस के साथ एनकाउंटर हुआ। इसके साथ ही जो यूपी में रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी वो धीमे धीमे कम होती गई। तो ये हमने जितनी भी एक्टिविटीज़ यूपी में थी रिवोल्यूशनरीज की वो हमने डिस्कस कर ली डिटेल में। फिर हम कंक्लूड कैसे करेंगे कि उत्तर प्रदेश जो था ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर था रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ का, और इसके अलावा बंगाल और महाराष्ट्र भी इम्पॉर्टेंट सेंटर्स थे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंक्लूजन हो जाएगा 2 लाइन का। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।